नाउ ये तो हमने देख लिया कि जो लीफ होता है उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है। मीजोफिल, व्हाट डज इट मीन बाय मीजोफिल? मीजो का मतलब है मिडिल, जो मिडिल को फिल करे उसे मीजोफिल कहेंगे, और जो लेयर वाइज सिलिंड्रिकल लगा है उसे पहली सेड कहेंगे मीजोफिल। अदरवाइज इन सेंटर देयर इज ए लूजली पैक्ड मीजोफिल। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब देखिए आगे का काम देखते हैं। सो दैट इज इसी से भी आप डायग्राम बना सकते हैं, ये काम सही रहेगा। बिल्कुल यही चीज आपको बनानी होती है। ये देखो, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ लीफ। तो इसमें आप क्या करें कि सबसे पहले एक मिड लीफ बना लो, और इट इज यहां पर फिर ऐसे बना लीजिए। ये चीज मिड हो गई, फिर ये वेन्स हो गई, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या करें, एक पार्ट आप ले लें और इसको क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब देखो इसको मैग्नीफाई करने का क्या है, दैट इज ये अपर लेयर है। जैसे क्यूब बनाते हो क्यूबॉइड, वैसे क्यूबॉइड बना लो, क्यूबॉइडल बॉक्स। क्यूबॉइडल बॉक्स में देखो फिर उसके ऊपर क्या किया है, देयर आर सेवरल लेयर्स, तो दीज आर सेवरल लेयर्स। ये अपर एपिडर्मिस है, ये यहाँ तक भी गई है ऐसे। ये वन सेल थिक है, कितना थिक है, और इसमें एक भी स्टोमेटा नहीं बनाना है। ये यहाँ पर आके जैसे सेल मिल रहा है, यही मिला ना, ये ऐसे, ये और इसी तरीके से कोई भी सेल है, ये मिल गया, लग रहा है ना एक सेल थिक है। और इसी में न्यूक्लियस बना दो, कहीं इसमें न्यूक्लियस है, मान लो हमने कट कर दिया, कोई न्यूक्लियस है, हर एक में ये यूनि न्यूक्लिएटेड सेल है। हाउएवर दे आर सो इम्पैक्ट, ये बिल्कुल एक दूसरे के कांटेक्ट में है, टाइटली पैक्ड एंड डू नॉट अलाउ। इसके ऊपर भी एक पतली सी लेयर है, जिसको तुम क्या कहोगे, हल्की सी लेयर है, वो वैक्सी क्यूटिकल, जैसे किसी पे वैक्स की पॉलिश ना कर दो, वो चीज बिल्कुल हल्की सी, वैक्स नहीं लगाने थे किसी को, तो वो चीज क्या होगी बोलो, वैक्सी क्यूटिकल। ये क्या है, दैट इज अपर एपिडर्मिस। क्या चीज है, अपर एपिडर्मिस। इसको लिखो, अपर एपिडर्मिस। डर्मिस का मतलब त्वचा, अपर स्किन है। इसके बाद इसमें क्या आएगा, मीजोफिल। मीजोफिल क्या कहेगा, दैट इज पेलिसेड मीजोफिल। तो मैं सिर्फ मीजोफिल लिखा है, लेकिन ये ऐसा होगा कि जिसमें वैक्यूल में दिखा रहा हूँ, देखो, और वैक्यूल के बाद क्या होंगे, कुछ प्लास्टिड्स भी होंगे। प्लास्टिड्स का मतलब है ग्रीन कलर के होंगे, तो उनको क्या कह देंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे कि नहीं। और बीच में वैक्यूल है, दिस इज, एक ऐसे दिखा दो सब में। इतना करने के बाद इसमें ग्रीन कलर से कर देना, तो वो ये पहली सेट मीजोफिल है। ये सब क्या है, इसमें ऐसा बुक में बना हुआ है। सर जो बुक में बना हुआ है उसमें रेक्टेंगुलर कुछ स्पेसेस है। क्या चीज, सर जो बुक में बना है रेक्टेंगुलर, वो होने दो, ये सही है, ऐसा ही है सब, देख लेना। तो उसमें स्पेस का कोई मतलब नहीं है। ये एक तरीके से सुरक्षा कवच भी है। ये बिल्कुल हार्ड होंगी, जो इंसेक्ट इनको ले नहीं सकता। अब ये तुम्हें समझ में आ गया। तो इसको मैं क्या लिख दूं,
दिस इज मीजोफिल, याद है तो लिख देना, वरना पहली सेट मीजोफिल है। ये क्लास 10th का ही वीडियो, क्लास 10th के लिए बनाया गया, ठीक है। दैट इज मीजोफिल। आगे देखो, जो नीचे की लेयर है, तो नीचे की लेयर भी ऐसे बनाओगे, लेकिन नीचे की लेयर में यहाँ पे क्या करना है, जब ऐसे बनाना तो बीच में एक गार्ड सेल बना देना, और फिर ऐसे बना दो ना, फिर क्या है, फिर यहाँ पर गार्ड सेल। इतनी बात समझा गई? तो दिस इज सेम, वो पीछे तक जाएगा, जैसे ये चीज है वो ये भी वही चीज है। दिस इज सेम, दिस इज गार्ड सेल। और ये बीच की ओपनिंग को क्या दिखाओगे, स्टोमेटा। अच्छा, यहाँ पे अब ऐसे लूजली रख देना, जिसमें इसके आसपास यहाँ से, अब यहाँ पे भी ऐसे रखना, इसमें थोड़ी स्पेस रखना, बस इतना ही आपको करना। सर जो पहली सेट मीजोफिल है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है, तो इसको क्लोरेंकाइमा कह सकते हैं। पहली सेट की मैं एटिमोलॉजी देखो तो बताऊं, ऐसे क्लोरोफिल है, क्लोरेंकाइमा तो वही है, ये सब पूरा पेरेंकाइमा है, जितनी लीफ हैं वो सब पेरेंकाइमा है, जो उसकी पिटियोल है वो कोलेनकाइमा है। सर जो ये मीजोफिल है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, इसको क्लोरेंकाइमा। क्लोरेनकाइमा कहेंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोई टर्म लिखो मत, है तो ये सब पेरेंकाइमा के, पेरेंकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एरेंकाइमा, ये सारे उसके नाम हैं, ठीक है। लेकिन हम जो नाम है वही लिखें, अपनी तरफ से मान लिखने पर रिस्क रहेगा ना, टीचर क्या देखे, जैसा चल रहा है वही चलाओ। ये इसको लिखो मीजोफिल है, ये सब पूरा पेरेंकाइमा, पत्ती तो पूरी पेरेंकाइमा, डंठल कोलेनकाइमा, और जो सीड कोट है वो स्क्लेरेनकाइमा, जो हार्ड है सबसे पेड़ में जैसे बात, वो स्क्लेरेनकाइमा, जो थोड़ी मुलायम है वो कोलेनकाइमा, जो खाने लायक है आम वो पेरेंकाइमा। ये तो सभी को पता है, तीन ही चीज पेड़ में होती है, बिल्कुल सॉफ्ट, और उसकी आम की जो कवर है, छिलका वो नहीं खा सकते हैं, कोलेनकाइमा, गुठली स्क्लेरेनकाइमा। ये तो सही है। अब देखो ये चीज क्या है, बोलो, स्टोमेटा। ये क्या है, गार्ड सेल। ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस। और ये क्या है, दैट इज मीजोफिल। बहुत सारे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन इस पर आते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल पर्टिकुलर रहो, छोटी से छोटी चीज तुमको एक नंबर दिला सकते हैं, सही है। तो ये तो इसका पूरा हमें डायग्राम दिखा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज, इसको क्या कहा गया है, मिड रिब। पहली सेट मीजोफिल, दिस इज मीजोफिल, ये आप लिख देंगे मीजोफिल। ये सभी क्या है, बुक में भी देखो लिखा मीजोफिल, लिखा हुआ है कि नहीं, नहीं लिखा, लिखना चाहिए। ये एयर स्पेस हो गया, छोटी क्लास में भी बताया गया होगा, लेकिन अभी तक कई बार इसे मीजोफिल कहा जा चुका है। तो ये एयर स्पेस हो गया, ये सब मीजोफिल है जो लूजली पैक्ड है। लोअर एपिडर्मिस, यहाँ पर भी वैक्सीक्यूटिकल है, अभी उसको वीडियो में क्या बताया नीचे, वैक्सीक्यूटिकल उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ऊपर चमक है, लेकिन थोड़ा बहुत है, बताएंगे। आगे बढ़ो। दैट इज, अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि दैट इज प्रूव दैट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हो गया। दूसरी चीज क्या हो गई, क्लोरोफिल CO2, फिर वाटर एंड सनलाइट। ये चार एक्सपेरिमेंट आपके में दिए, इज नीडेड, ये चारों चीज चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस। पहला प्रयोग करेंगे तो प्रूफ 1, दैट इज टेस्ट फॉर क्लोरोफिल। प्रूफ फॉर क्लोरोफिल हम प्रूफ करने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक ऐसा प्लांट लेंगे, टेक ए प्लांट विद वेरीगेटेड लीफ,
वेरीगेटेड लीफ। तुम्हारे घर में एक ऐसा पौधा लेना जिसकी पत्तियां क्या हो, कि ऐसी पत्तियां हो जिसमें कुछ हिस्सा पीला पड़ गया हो और बाकी कुछ क्या हो, ऐसे कुछ येलो पड़ गया हो तो बाकी ग्रीन हो। इसका मतलब है जो पोर्शन येलो है वहां क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल किसी चीज को क्या करता है बताओ। तो ये हमारे पास घर में ऐसे बहुत सारी पत्तियां होती, पीली पड़ जाती कहीं कहीं। तो हमने एक वेरीगेटेड लीफ ले लिया, एक ऐसा प्लांट ले लिया जिसमें क्या है, कैसी पत्तियां हैं, वेरीगेटेड लीफ, दैट इज हैविंग येलो स्पॉट। वेरीगेटेड लीफ में क्या कहते हैं, जिसमें क्या हो, पलक येलो स्पॉट हो। सो दैट इज पार्ट ऑफ लीफ हैविंग येलो स्पॉट। जब येलो स्पॉट कहेंगे तो उसका मतलब है वहां पे क्या होगा, नो presence of chlorophyll. क्लोरोफिल। दूसरा काम क्या होगा, इस पूरे पौधे को 4 दिन अंधेरे में। इससे क्या होगा, पत्तियां अपने आवश्यकता से 10 गुना ज्यादा खाना बनाती हैं। अंधेरे में रख दोगी फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी। तो ये जितना इसका सब यहाँ पर स्टार्च बना हुआ है, वो स्टार्च क्या होगा, पत्तियां क्या होती है ना, खाना बनाती हैं, तो उस खाने को वो ग्लूकोज के तौर पर नहीं रखती हैं। वो कैसे रखती बोलो, कभी तुमने चावल की माड़ देखी है, हाँ यस गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है, चावल का पानी बहुत हो, ज्यादा चावल में पानी पड़ जाए तो ऐसे नहीं हो जाता, हाँ। लसलसा ऐसे। गाढ़ा गाढ़ा, नहीं देखा। देखा है। या ऐसा भी हो कि स्टार्च भी दिखा देते हैं, चावल हो, आलू का पानी, आलू गाढ़ा गाढ़ा हो जाए तो उसमें थोड़ा सा थिकनेस आ जाती है। आलू हो, गेहूं का कर दो तो गाढ़ा गाढ़ा होता है, पानी मिलाओ तो धीरे धीरे गाढ़ा नहीं होने लगता, उसको स्टार्च कहते हैं। तो गेहूं, चावल, आलू ये सब स्टार्च हैं, और कॉर्न भी पूरा स्टार्च है। ये बात तुम्हें समझ आ गई। अब देखो, मेरा कहने का मतलब है कि जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्लांट्स ग्लूकोज तो रखते हैं, बनाते हैं ग्लूकोज है, लेकिन इकट्ठा नहीं करते हैं, ग्लूकोज को स्टोर नहीं करते हैं। वो जो हम लोग को फ्रूट्स देते हैं, फ्रूट्स में ठीक है, लेकिन ग्रेन्स में वो स्टार्च के तौर पर इकट्ठा करते हैं। तो देखिए, प्लांट स्टोर फूड किसमें करते हैं बोलो, ये अलग से लिख लो, फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, मान लो C6H12O6 है, तो ये लोग क्या करेंगे, अगर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, इनको कंडेंस कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ने पे कितना बना बोलो, C12H24 है, 24 नहीं बनाएंगे, 22O11, एक वाटर निकाल देंगे, एक पानी निकाल देंगे, कहेंगे हमें स्टोर करना है। पानी के साथ कौन स्टोर करे, तुम लोग भी घर में जब सब्जियां रखते हो तो धूप में सुखा के पानी उड़ा के तब तो प्रिजर्व करते हो, 6-6 महीने के लिए रख नहीं लेते हो। आम का अचार कुछ भी करते हो तो धूप से सुखा लेते हो, प्रिजर्वेशन ऐसे ही तो होता है। ये प्लांट भी यही करते हैं। ये क्या करते हैं, 2 को मिलाया, अभी तक ये ग्लूकोज कहलाता था। अच्छा, ग्लूकोज क्या मीठा होता है, हाँ। तो इसलिए इसे सैकेराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सैकेराइड। अच्छा, चूंकि ये एक यूनिट है, ग्लूकोज ये सबसे छोटी यूनिट है जो खाना बनाती है, सबसे छोटी यूनिट है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया ग्लूकोज का, मोनोसैकेराइड। क्या नाम है, लेकिन अगर 2 ग्लूकोज मिल गए तो इसे क्या कहेंगे, डाइसैकेराइड। जो ज्यादा ना समझे तो वो डाई शुगर लिख दें तो भी कुछ टीचर ठीक कर देते, ये मोनो शुगर है, डाई शुगर, तो इसे क्या लिख देंगे, मोनो शुगर। और ये क्या हो गया, इसी को हम लोग केन शुगर भी कहते हैं, और या सुक्रोज भी कहते हैं। जैसे इसे ग्लूकोज कहते हैं, उसको गन्ने की चीनी जो सबके घर में खाई जाती है, उसका ये फार्मूला। लेकिन इस फॉर्म में भी नहीं स्टोर करते, ये तो 2 मिलाने पे बनी, अगर 1000 मिला दो तो तब क्या बन जाएगा बताओ, गेहूं, चावल। अगर तुम मुंह में रख के 22 बार 24 बार रोटी चबाओ तो वो उतनी ही मीठी हो जाएगी जितनी मीठी ग्लूकोज है। रोटी चबाने से ही मीठी हो जाती है, क्योंकि उसको तोड़ने से तो ग्लूकोज ही बनना है, मुंह में ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। अभी हम डाइजेशन भी पढ़ने वाले हैं, समझ आया। तो कहने का मतलब है प्लांट स्टोर इन फॉर्म ऑफ, तो कितने लेना है तुम्हें बोलो,
C6H12O6, जहां सचिन N का मतलब क्या है 1000 लिखिए, और हर एक में से H2O निकाल दिए। वहां तो 2 में से निकाला था, और हर एक में से क्या निकाला जाएगा, निकालो H2O, तो क्या बनेगा C6H10O5, और इनको सबको एक साथ कंडेंस कर दी। यानी ये जो माला बनी मोती की, कह सकते हो कि ग्लूकोज को 1000 ले लो तो क्या बन जाएगा, वाटर निकाल दो तो स्टार्च बना। वाटर निकालना पड़ेगा। तुमने कितने वाटर निकाले होंगे बोलो, NH2, तो ये क्या बना, स्टार्च। स्टार्च भी बन सकता है, थोड़ा बहुत माला या मोती में अंतर है। प्लांट अपने में इकट्ठा करें तो स्टार्च के तौर पर इकट्ठा करें। तुमने गेहूं देखा वो कैसे हार्ड है, क्या उसमें पानी होता है, पानी सब उड़ा दिया। चावल में क्या पानी होता है, कॉर्न और सूख जाए तो और वो ऐसा हो जाए। ये सब तो तुमने देखा, आलू कितना स्टिफ होता है, तो वो लोग वाटर उड़ा दिए, N में से N वाटर उड़ा दिए। अब ये क्या बन गया, स्टार्च बन गया। अगर प्लांट में स्टोर है तो स्टार्च कहना, और हमारे लीवर में स्टोर है, लीवर स्टोर हाउस, तो ग्लाइकोजन कहना। हमारे अंदर स्टोर है। जब तुम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की आखिरी लाइन पढ़ो, आज ग्लाइकोजन लिखा है, पढ़ो, लिखा है लास्ट लाइन हमारे अंदर, इसी में पेज न पलटो, नहीं पढ़ लो, अगला पेज मत पलटो, सबसे लास्ट लाइन पढ़ो। देखा है कि हमारे अंदर ग्लाइकोजन के तौर पर फूड एकत्रित है। ये देखो लास्ट लाइन, तो यहीं पे लिखा हुआ है, दैट इज पेज इधर उधर हो गया क्या, ये देखो टॉपिक न्यूट्रिशन में लास्ट में लिखा 81 का सही है, नीचे लिखा है कि नहीं, ग्लाइकोजन के तौर पर। तो अभी तुमको पता चल गया, वही हम गेहूं की रोटी खाएंगे, हम में इकट्ठा हो जाएगा ग्लाइकोजन। फैन ऑफ करेंगे। इतनी तुम्हें बात समझ में आ गई। ये देखो H2O, सही ना, H2O निकला है एक से कि नहीं, तो तुम इसका फार्मूला समझ गए, स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों का एक ही फार्मूला है, थोड़ा बहुत अंतर है, वो आगे 11th तक तुम समझ जाओ। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो स्टार्च क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो स्टार्च जैसे चावल और इसका गाढ़ा गाढ़ा होता है, दैट इज, अगर आलू को भी पानी में डालोगे तो अल्टीमेटली जो उसके पाउडर हैं वो स्टार्च बना देंगे, और अगर उसमें आयोडीन डाला जाए तो क्या होगा, तो दिस इज स्टार्च। ये कुछ नहीं है, आलू को पीस के पानी में मिला दिया, बस यही स्टार्च है। और अब हम इसमें क्या डालने जा रहे हैं, आयोडीन को हमने कई बार आप लोगों को दिखा भी दिया है, आयोडीन, इसको फिर से देख लेते हैं। तो आयोडीन को अगर स्टार्च में डालोगे, आयोडीन कुछ नहीं है, दैट इज क्रिस्टल्स होते हैं ना जो सब्लिमेट होते हैं, हाथ में रखने से क्या होगा, आयोडीन सब्लिमेट होते हैं, ये तुम लोगों को पता है ना। आयोडीन तो कुछ नहीं, वो 17th ग्रुप का है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। मैं आयोडीन की एक बार पहचान करा तो पूरा स्टार्च तुमको समझ में आ गया, चावल और ये सब स्टार्च, ये हाथ में रखते रखते कैसा होगा, नीचे देख रहे हो कैसे इसका ब्राउन कलर है। अभी जरा देर में पाओ नहीं लगा, ये देख रहे हो, ये आयोडीन के क्रिस्टल, ठीक है, सब्लिमेट हो रहा, बोलो दिखाई देखो, सही है, अभी तक उड़ गया ना नीचे, देखो हाथ देखो। ये अगर इसकी गार्गलिंग कर दो, हर तरीके का थ्रोट इन्फेक्शन सबसे करेगा, आयोडीन भी है, इसीलिए तो आयोडाइज नमक खाते हैं। अब देखो इसके क्रिस्टल्स को अगर हम क्या करें, दैट इफ इट इज पुट इन स्टार्च, तो क्या होगा, स्टार्च चावल का पानी, ठीक है, तो चावल के पानी में क्या स्टार्च है ना, स्टार्च में आयोडीन मिलाने पे सचिन क्या होगा, चलो ये दैट इज, हाँ नहीं हम दिखा रहे हैं, दिस इज स्टार्च, से क्या लिखा है स्टार्च, सो
स्टार्च ले लिया, बिल्कुल व्हाइट कलर का है। अब इसमें क्या करेंगे, वी विल पुट आयोडीन क्रिस्टल इन इट। ये है स्टार्च, स्टार्च व्हाइट कलर का है, सही है। ये तो व्हाइट कलर का है, चावल का पानी तो सबको मालूम है। मैं इसमें क्या डालना हूँ, आयोडीन क्रिस्टल। तो ये धीरे धीरे ही इसको क्या करेगा, ब्लू कर देगा। कर दिया, दिख रहा है यार, अभी थोड़ी देर में और हो जाएगा। देखो क्या कलर हो रहा है, व्हाइट व्हाइट चावल का पानी था, ये क्या करने लगा। तो इसका मतलब है स्टार्च में आयोडीन डालने में क्या होता है, ब्लू आ रहा है। यही हमारा पहला प्रैक्टिकल है। अब तक तुम्हें पत्तियों में दिख भी गया होगा। ये कैसा कलर आ गया। अच्छा, इतनी बात हो गई, सही है। हमने क्या किया, एक ऐसा पेड़ लिया और उस पेड़ को अब हमने कहाँ रख दिया बताओ, डार्कनेस में रख दिया। इतनी बात समझ आ गई। तुम मुझे ये बताओ सचिन कि इस पत्ती में जो ग्रीन पोर्शन है ये वेरीगेटेड लीव है। कैसी लीव है, वेरीगेटेड लीव। उसमें स्टार्च ग्रीन पोर्शन में होगा कि येलो पोर्शन में। बोलो, ये एक पत्ती है, तुमको मालूम है प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फिर इकट्ठा भी कर लेते हैं। उसके अंदर मीजोफिल में भर के रखते हैं पूरा स्टार्च, मीजोफिल में भरा है स्टार्च, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जब तुम उसको अंधेरे अंधेरे में रख दोगे, पत्ती पतली होती चली जाएगी, सब स्टार्च खत्म हो जाएगा। तो बताओ अदिति, यहाँ स्टार्च है कि यहाँ स्टार्च है, ये सही बोली सर, पूरे लीफ में स्टार्च है। जब ये पत्ती अपने कभी जिंदगी में ग्रीन रही होगी तो इसने स्टार्च बनाया होगा, अब वो कभी भी, अभी तक इमरजेंसी आई नहीं तो कभी खत्म ही नहीं हुआ। अब मान लो अभी येलो हो गई लेकिन कभी तो ग्रीन रही होगी, तो क्या उसने स्टार्च नहीं बनाया होगा। और अब तुमने उसे कहाँ रख दिया, टेक ए प्लांट विद वेरीगेटेड लीफ, कीप इट इन, कहाँ रख दो, डार्क फॉर 4 days, एज इट इज नो फोटोसिंथेसिस सो इमरजेंसी फूड। तुम भी भूकंप में दबे रहो तो 15 दिन जो तुम्हारे लीवर में ग्लाइकोजन है सब खत्म हो जाएगा, ये बात होती है। तो वो इमरजेंसी फूड है, वो इमरजेंसी में खत्म होता है। तो अब क्या होगा बताइए, कीप द प्लांट इन डार्क फॉर 4 days, डार्क में रख दिया। नाउ ऑल स्टार्च ऑफ लीफ गेट एग्जॉस्टेड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही है। ऑल स्टार्च ऑफ लीफ गेट एग्जॉस्टेड, या आप ये भी लिख सकते हैं यूज। अब देखो, कीप द प्लांट अगेन। अब सचिन क्या होगा, इन सनशाइन, सनशाइन में रखो फॉर 1 day, एक दिन अब सनशाइन में रखो, तो क्या होगा, पहले अंधेरे में रखा फिर सनशाइन में रखा, बताइए। इन्होंने 6 hours लिखा है, चलो हम भी 6 hours लिख देते हैं, दिन दिन में रख दो 6 hours। अब बताइए क्या होगा, सारा स्टार्च खत्म हो गया। जब तुम फिर से धूप में रखोगे तो ग्रीन वाले तो नया स्टार्च बना लेंगे, लेकिन येलो कैसे बनाएगा, बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। नाउ तो इससे क्या होगा, नाउ ग्रीन पोर्शन will do photosynthesis and condense glucose in form of starch। ग्लूकोज भी बनाएगा, उसे कंडेंस भी कर लेगा, and condense glucose in form of, ये आपके समझने के लिए, वहां नहीं लिखना है। इसका मतलब तो समझ गए ना कि ये होगा ये। अब क्या होगा, अब पूरी पत्ती को तुम अल्कोहल में धो लो। क्यों धो लो,
अभी आपको बताया गया कि उसमें वैक्सी क्यूटिकल होती है। अब अगर मान लीजिए मैं इसी लीफ के ऊपर अगर मैं सचिन एक पत्ती लेके उस पे आयोडीन सोल्यूशन डालता घोल के, तो क्या कुछ होता? वो वैक्सी क्यूटिकल अंदर ही न जाने देता। वो किसी चीज को आलतू फालतू चीज को अंदर जाने देगा क्या? तो इसलिए पूरी पत्ती को किसमें धो लो? विस्की में, रम में, अल्कोहल में, थोड़ा गर्म करो और उसमें धो डालो, बिल्कुल उसका कलर उतर जाएगा। कभी राखी होकी में देखा कैसा पीपल का आता है, बिल्कुल कलरलेस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? उसका क्यूटिकल हट जाएगा, उसका कलर हट जाएगा, धुल जाएगी पत्ती, स्टार्च कहीं नहीं जाएगा। हाँ, उसका वैक्स हट जाएगा। अब जब तुम आयोडीन डालोगे जहां, उसमें क्या होगा? इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं? अब अगला स्टेप क्या करने वाले हो? इसको रख दिया तुमने धूप में, फिर रख दिया, इस पत्ती को तोड़ दो। नाउ प्लक द लीफ, निकाल दो। प्लक। उसको अल्कोहल से धोएंगे तो फिर उसके अंदर ग्रीन कलर नहीं रहेगा। अब देखो कुछ नहीं रहेगा, सब व्हाइट हो जाएगा। सर बट वैक्सी क्यूटिकल है, क्लोरोफिल अभी बता, प्लक द लीफ एंड ट्रेस इट ऑन ट्रेस पेपर। ऐसा भूल ना जाओ पर तो नहीं, पता नहीं येलो में ना गिरी आ गया ब्लू, तुम भूल भी सकते हो। उसका ट्रेस कर लो कि कहाँ येलो है और कहाँ पर, तो पता तो रहेगा ना। और फिर जब उसका कलर आएगा तब वो ट्रेस इट ऑन ट्रेस पेपर, बटर पेपर पे ट्रेस कर लो। फिर क्या करो? चौथी चीज, पांचवी चीज, विस्की को कभी गर्म नहीं करना, आग लग जाएगी। एक बॉइलिंग वाटर में एक टम्बलर रखो और टम्बलर में रखो अल्कोहल। इसमें क्या रहेगा? अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। इसको इथेनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथेनॉल, यही है। तो इथेनॉल लग गया, ये वाटर है, तो इनडायरेक्टली मैंने इसे 60 डिग्री गर्म किया है। ये हमारा कितने डिग्री गर्म है? वार्म है। ये कैसा कर लिया? वार्म। और इसमें वो पत्ती डाल दो, तो जो आपने लीफ डाली है उसका क्या होगा? ये पत्ती डाल दीजिए, उसमें वेरीगेटेड पोर्शन भी है। ऑल ऑफ इट्स कलर, चाहे हमने बताया कोई भी चीज हो, येलो है तो क्या होगा? ज़ेंथोफिल होगा। अलग अलग होता नहीं, वो फेयोप्लास्ट है, ज़ेंथोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, सब घुल जाएगा। अब आगे का काम क्या होगा? ट्रेस इट ऑन बटर पेपर एंड पुट इट इन वार्म अल्कोहल। ये वार्म अल्कोहल, इसको हमने फ्लेम पे रख दिया और दिस इज वार्म अल्कोहल। डिप इट इन वार्म अल्कोहल to wash its waxy cuticle and color of chloroplast. Color of जो भी है लीफ। अब इसका कैसा कलर हो जाएगा आशीष? मान लो तुमने इसमें पत्ती डाल दी, ये पूरा सोल्यूशन अब ग्रीन हो गया। जो तुम पत्ती निकालोगे वो किस कलर की हो गई? अल्कोहल में डाल दिया, पूरा उसका कलर उसमें उतर है। पानी अल्कोहल में, विस्की में धो दो, पूरा सोल्यूशन हरा और पत्ती सफेद। नाउ लीफ बिकम कलरलेस। ग्रीन पे कलर होगा तो चढ़ेगा क्या और तुम्हें ब्लू दिखेगा क्या? अब बिल्कुल वाइट हो गई। लीफ बिकम कलरलेस। जैसे एलोवेरा देखते हो वैसा कलर हो जाएगा। नाउ लीफ बिकम कलरलेस। स्नेहा तिवारी, अगला स्टेप क्या होगा? बोलो। हमने पत्ती में से कलर निकाल दिया। तुमको मालूम है अगर ये हमारी लीफ कलरलेस हो गई है तो कहाँ पर इसमें स्टार्च बना होगा, कहाँ नहीं होगा? मान लो ये लीफ है हमारी, वही लीफ है और ये उसके दो पोर्शन थे, ये पूरी कलरलेस हो गई। अब उसमें कुछ निशान भी कहाँ रहेगी? कुछ भी थोड़ी ना बचा। वो तो इसकी मार्किंग इसकी खुद ही की है ना, पूरी वाइट हो गई। तुमको मालूम है ये पोर्शन में स्टार्च होगा, इस पोर्शन में स्टार्च होगा कि नहीं? क्योंकि ये ग्रीन थी, 6 घंटे तुमने धूप में रखी थी, स्टार्च निकालने के बाद तो यही बना होगा, येलो थोड़ी ना बना पाएगा। अब जब पूरी पत्ती में तुम आयोडीन सोल्यूशन में डाल के निकालो, ये तुरंत इसका कलर क्या हो जाएगा? अभी करके दिखाया, अभी और ब्लू हो गया। देख लो, रखा है तुम्हारे साथ, ब्लू और नहीं हो गया, बिल्कुल डार्क ब्लू। देख लीजिए,
सही लगे तब पैसा दीजिएगा, हुआ कि नहीं? सही है, डार्क ब्लू होता जा रहा है। तो अब क्या होगा, नाउ डिप इट, इसको किस में डाल दो, डिप इट इन आयोडीन सोल्यूशन, सो द पोर्शन विच वाज ग्रीन नाउ बिकम डार्क ब्लू ब्लैक, कुछ लोग ब्लैक भी बोलते हैं, सही है। नाउ the portion which was, अगला देखिए, dip it in iodine solution, the portion which was green now become deep blue. It proves, इससे क्या पता चलता है, that it has made starch, क्योंकि इसने स्टार्च बनाया होगा, it has made starch, and further proves that chlorophyll is necessary for फोटोसिंथेसिस। तो एक चीज हमें पता चल गई, आशीष तुम्हें जहां पूछना हो पूछना, मैं बता दूंगा। पूरी बात तुमको समझ में आ गई? कोई ऐसी चीज है, वीडियो तो नहीं देखना, समझ में आ गई ना पूरी बात? बोलो, सचिन पूछना है कुछ? चलो आगे बढ़ो। सर एक बार सर आप वीडियो भी दिखा दीजिए सर। वीडियो दिखा देंगे फिर। मेरे लिए सचिन को समझ में आ गया कुछ, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? अभी दिखा देंगे, थोड़ी देर दिखाई देंगे, करो तो सर, थोड़ा काम भी पड़े, हम लोग का एग्जाम है ना। देख लो, तुम्हारी बुक में डायग्राम बना है, जो ग्रीन पोर्शन था सब कुछ होने के बाद ऐसा इसमें ब्लू ब्लू हो गया है, वास्तव में इसका कलर भी उतर जाएगा, इन्होंने कलर उतारा नहीं है बट उतर जाएगा, बिल्कुल धुलने के बाद वही चीज बचेगी, कुछ नहीं दिखाना चाहिए, सही ना? ओके, अगली चीज देखो क्या कह रहा है, CO2, CO2 के लिए अगला डायग्राम बना है। तो व्हाट इज नेक्स्ट, दैट इज प्रूफ फॉर CO2। चलिए, प्रूफ फॉर प्रेजेंस ऑफ CO2। CO2 के लिए क्या करिए कि टेक ए बेल जार, बेल की तरह होता है जार, और उसके अंदर हेल्दी प्लांट रख लो, टेक 2 हेल्दी प्लांट, और उन दोनों को किस में रख दो, बेल जार हो या वैक्स लगा दो पूरी तरीके से। इसकी बेल की टाइप होता है, इसके आगे एक नॉब रहता है, उठा के रख, चारों इसको रखोगे तो कहीं इसे हवा नहीं जा सकेगी। अच्छा, इसके यहाँ पे एक पेट्री डिश में या चाइना डिश में क्या रख लो, दैट इज KOH रख लो, तो इसमें एक बर्तन में KOH रख लो, और ये प्लांट है, प्लांट है, तो इसमें भी हेल्दी है, और ये देखो दूसरा भी ले लो जिसमें ये चीज मत रखो, 2 आइडेंटिकल प्लांट ले लो, नर्सरी से ले आओ, आइडेंटिकल मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ कुछ ना रखो, यहाँ पर सिर्फ प्लांट ही रखो, तो इसकी जो CO2 है वो KOH से रिएक्शन करके क्या कर देगी बोलो, और दोनों को सनलाइट में रखो, सन की रोशनी इसमें भी आने दो और इसमें भी आने दो, सब कुछ रहेगा, वाटर दे दो अच्छे से, तो क्या होगा, दोनों में आ गई, सही है। इन दोनों के रिएक्शन से K2CO3 बन जाएगा, देखो जरा, और वाटर बन जाएगा, वो थोड़ा गीला भी हो जाएगा, ये चीजें साल्ट बन जाएगी। देखो इसको ऐसे करो, K2 और CO3 बिल्कुल बैलेंस है, 4 O है, 2 H है, 4 O कर लो, कितना O है इधर, 4 हो गए, 4 है, इधर भी 4, सही है। तो इससे क्या होगा,
whatever there is no CO2, whatever CO2 is there, it will react with it. जबकि यहाँ वाली तो किसी से नहीं की, या तो CO2 भी है, या तो आपने पानी भी दे रखा है, पत्तियां भी है, सनलाइट भी है। जबकि शाम को देखोगे अरे इसमें दो नई पत्तियां निकल आई और इसमें फोटोसिंथेसिस ही रुक गई। शाम क्या देखोगे, that the other plant shows growth, however the plant in which we have kept KOH, potassium hydroxide in China, is no photosynthesis has taken place, so plant has shown no growth. This proves that CO2 is necessary for photosynthesis. सही है, समझ में आई बात की नहीं? चलो इस बात को लिखें कि take two identical plants and cover it with bell jar. Take two identical healthy plants and cover it with bell jar. फिर क्या करें? Keep KOH, ये KOH सॉल्ट है, इन वन, ये जो हमारा देखो तीसरे नंबर पे KOH रखा है जिसमें वाइट वाइट लगे, बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली है, ये बाहर भी निकल रहा है, हवा से ही रिएक्ट कर रहा है, तो CO2 से तो कर ही जाएगा। KOH ने K2CO3 बना दिया, नहीं देख रहे, यही है ना KOH, ये भरा हुआ है पूरा, वो ऊपर सार निकला है, जरा सा इसको CO2 मिले नहीं, ये काम कर देगा, है कि नहीं? तो क्या करेगा, ये KOH सॉल्ट इन वन, ये बेल जार, इन वन बेल जार, बेल की तरह है, फिर क्या होगा, इट विल रिएक्ट with CO2 to form K2CO3. Keep both in sun after watering. दोनों को पानी भी दे दो अच्छे से, कि जाओ भाई पानी दिया, सब कुछ दिया, तुम्हारे भी होगा। Keep both plant in sun after watering. Leave it for 6 hours. 6 घंटे के लिए प्लांट में बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, शाम को देखोगे 1-2 पत्तियां आ जाती हैं, है ना? नहीं तो 1-2 दिन के लिए छोड़ दो। तो लीव इट फॉर 6 आवर्स, 6 आवर बुक में दिया है। ऑब्जर्व ड्यूरिंग इवनिंग, तो क्या होगा, ऑब्जर्व इन इवनिंग, एट इवनिंग, तो क्या देखोगे, हाँ क्या चीज़, कितने आवर्स दिए हैं? 2 आवर्स, 2 एट इवनिंग। चलो आफ्टर दैट, तो इसको ए प्लांट लिख लो, इसे बी, तो बी प्लांट शोज ग्रोथ बट ए डज नॉट, बी प्लांट शोज growth but A does not. It was due to absence of CO2 in A, while other factors, जबकि दूसरे सभी फैक्टर्स थे, लाइक क्लोरोफिल भी वहां था, और क्या क्या था, पानी भी हमने ठीक से दिया, वाटर भी था, and sunshine was available. It proves that CO2 is essential for photosynthesis, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, that is need of H2O for photosynthesis,
तीसरा प्रयोग, टेक टू हेल्दी प्लांट, एक को पानी देते रहो, एक को कुछ ना दो, ऐसे ही रख दो। जिसमें पानी दोगे वो बढ़ता जाएगा, वो सूख जाएगा। इससे क्या पता चला? इसका कोई फोटोग्राफ नहीं दिया है। टेक टू हेल्दी प्लांट, कीप watering to first plant at regular interval, जो आपका इंटरवल हो, while do not water to other. First plant will show growth while the second will not. Not. First plant will show growth while second will not. It proves that water is essential. That water is essential. लेकिन अंकुर राज सनशाइन के लिए हम क्या करें, वो भी तो प्रूव करना है। Sunshine. दो प्लांट ले, एक को धूप में रख दो, एक को बंद कमरे में ताला मार दो। जो फर्स्ट में आपने बताया था वही होगा। हाँ, सही है कि नहीं? अंधेरे में रख दो और 4 दिन बाद देखो दोनों। नीड ऑफ सनलाइट, for photosynthesis. Take two identical healthy plants. ठीक है? Keep one in sunlight and other in dark. Keep watering to both. सारे फैक्टर पूरे रखो, एक ही चीज बस छोड़ो, दोनों को पानी दो। So keep first in sunlight and second in dark. Keep watering to both at regular interval. At regular. ठीक है, आप ऑब्जर्व आफ्टर 1 or 2 days. कोई ऐसा जरूरी नहीं कि उसी दिन या 6 घंटे घंटे का, क्या हम लोग तो जैसे दिनचर्या है वैसे करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट प्लांट विल शो ग्रोथ, या द प्लांट विच इज केप्ट इन सनलाइट विल शो ग्रोथ while the other one not. The first plant will show growth, but second will not. This proves sunlight is necessary. So sunlight is needed for photosynthesis. ये 4 प्रैक्टिकल हैं, जो भी होगा उस हिसाब से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन पैरामीशिया, दैट इज 6.2.3 में। ये 5th चैप्टर चल रहा है, 5.2.3 नाउ। हाउ न्यूट्रिशन, अमीबा में तो दे दिया था, टेक्स प्लेस इन पैरामीशिया
पैरामीशियम में कैसा होगा? अब देखिए, तो पैरामीशियम इज हैविंग ए शू लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा होता है, एंड इट हैज ए सीलिएटेड बॉडी डिजाइन। जैसे वो अमीबा खा नहीं रहा था, तो इसमें कैसी बॉडी होगी? When food particle comes near it, हमने बताया था यूग्लिना को ये खाता है, ये खुद किसके द्वारा खाया जाता है? इट इज प्रे ऑफ प्रीडेटर अमीबा, अमीबा का ये शिकार है, एंड इट इटसेल्फ इज प्रीडेटर ऑफ यूग्लिना। तो अब अगर इसके पास कोई फूड आया, इसके अंदर बहुत सारे और भी ऑर्गेनेलिज्म होंगे, उतना बनाने की जरूरत नहीं, सब पूरा बढ़िया यूकैरियोटिक है। तो when food particle comes near it, then through ciliated body design, इसलिए cilia, so it takes, और ये इसका माउथ है, ठीक है, इसका क्या है? माउथ है, माउथ से ही अंदर ले लेगा, यही अंदर है। अच्छा, जो वेस्ट बचेगा वो निकिता कहाँ से निकालेगा? माउथ से ही निकालेगा। तो अब ये इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये यहीं से लेता है, यहीं से निकालता है। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है, हम लोगों का जो पूरा गट है, माउथ से एनस तक, माउथ अलग है, एनस अलग है। ये हाइड्रा भी ऐसे ही उल्टा काम करता है, जहाँ से खाएगा वहीं से ही वेस्ट निकालता है। तो इन लोगों का क्लोज्ड गट है, इन लोगों में एनस नहीं होता है। बात समझ में आ गई? जो माउथ है वहीं से निकालते हैं। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? क्लोज्ड गट सिस्टम। गट ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। और इन लोगों में क्या है? यहाँ से कहा, यहीं से निकाला। तुमने कई बार वीडियो में भी देखा होगा कि लोग क्या होते हैं, ट्यूबलाइट तोड़ के कांच वाच खा लेते हैं। उनको मालूम है हमारा ओपन गट है, सब निकल जाएगा। चिंगम विंगम खा लेते हैं, निकल लेते हैं, जानते हैं ओपन गट है, सब पूरी एक पाइप ही तो है। किसी को, सबको मालूम है ये बात। कहते कुछ भी खाओ, पेपर खाओ, रबड़ खा जाते हैं, कुछ भी खाना। उनको मालूम है पूरा एक पाइप है, इसमें सब कुछ हो रहा है, पाइप, कहीं कहीं रुकावट नहीं होता है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग का सिस्टम कैसा बोलूं? ओपन गट, माउथ और एनस अलग है, जबकि अमीबा में क्या है? जो माउथ है वही उसका एनस, क्लोज्ड गट। सही है? तो चलो लिखो, व्हेन फूड पार्टिकल, ये पानी में रहता है, गंदे पानी में, when food particle comes near paramecium, then ये क्या करता है? It traps the food particle through cilia, cilia ये है, छोटे छोटे जो बाल, एंड क्या करेगा? moves it to its mouth, moves it to its mouth and engulf it. After digestion, whatever waste is generated, thrown out from mouth only. सही है? Is thrown out from mouth only. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि what are the nutrients needed by animals या heterotrophs, animals में human भी animals ही हैं, and in what simple organic substance it is broken down. ये खुद भी ऑर्गेनिक है, और जिसमें फूड टूटता है वो भी ऑर्गेनिक है। तुम स्टार्च खाते हो तो तुम्हारे शरीर में वो ग्लूकोज में टूट जाता है, तो क्या ग्लूकोज ऑर्गेनिक नहीं है? ये चीज़ है। प्रोटीन खाते हो, अभी बताया था पिछले दिन कि अमीनो एसिड में टूट जाता है, तो क्या वो ऑर्गेनिक नहीं? उसमें भी तो कार्बन वार्बन है। तो पूछा क्या जा रहा है? कौन कौन से पोषक तत्व
एनिमल्स के द्वारा नीडेड होते हैं और वे डाइजेशन के उपरांत किन किन सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में टूट जाते हैं. सो इन विच सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस it is broken down. इसमें टूट जाता है. इसको देखो तो इसका आंसर क्या है? वॉट एवर जो हम लेते हैं सम ऑर्गेनिज्म टेक्स इन टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट. हमारे लिए न्यूट्रिएंट क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट. प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो हम जो लेते हैं वॉट एवर एनिमल्स टेक इन वो भी न्यूट्रिएंट ही है. सो वॉट एवर एनिमल्स, मेनली हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, एनिमल्स टेक इन, ठीक है, टू सस्टेन लाइफ प्रोसेस are called nutrients. They ingest nutrient and derive energy from it. वो अंदर ले लेते हैं. एनिमल होलोजोइक है ना, अंदर पूरा खा लेते हैं. तो एनिमल्स ingest न्यूट्रिएंट्स. जो मैं न्यूट्रिएंट्स कह रहा हूं उसको श्रेया तुम फूड भी समझ सकते. ingest nutrient and derive energy from it and derive energy from it. Such kind of nutrition is called holozoic nutrition, जिसमें खाना अंदर ले लिया जाए. Such kind of nutrition is called holozoic nutrition. Animals are having well developed digestive system. एक कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी में सिस्टम है जिसमें स्टमक भी है, लीवर भी है, इंटेस्टाइन्स भी हैं, ईसोफेगस भी है, सब कुछ है. पूरा वेल डेवलप्ड है. बकल कैविटी भी है, टंग भी है, टीथ भी है, सब कुछ है. सो एनिमल्स आर having well developed digestive system to do so. अब आगे समझो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं. न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ 4 कैटेगरीज. 4 कैटेगरी कौन कौन सी? So nutrients include carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. It also includes water. वाटर है, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. वाटर के ऊपर न्यूट्रिएंट नहीं कहा जाता है, बस ऐसे ही, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए वाटर चाहिए ना. ये तो फूड है, उसको तोड़ने के लिए O2 भी चाहिए, तो उसे न्यूट्रिएंट में नहीं लेते, वो तो आवश्यक है, वो तो ऐसे ही अवेलेबल है. जो लेना पड़े, जो बाजार में पैसे से मिले, वो न्यूट्रिएंट है. और जो फ्री में मिल जाए, पानी की क्या कीमत, तो उसके लिए कोई उसको न्यूट्रिएंट नहीं बोलना. अब एक एक चीज देखो. कार्बोहाइड्रेट,
दो अलग अलग चीजें हैं, हाइड्रोकार्बन है और एक कार्बोहाइड्रेट, दोनों में क्या अंतर है? अब देखो, दो अलग अलग चीजें बताई हैं। एक क्या बताया? हाइड्रोकार्बन और एक कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोकार्बन इट कंटेन्स CH, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे और कुछ नहीं होगा। नाम ही है हाइड्रोकार्बन। जैसे मीथेन, मीथेन से सारा CNG कहते हैं इसको, और इससे पूरा क्या चलता है? CNG से ऑटो चलते हैं, सही है। और C4H10, इसको ब्यूटेन कहते हैं। चाहे तो ब्यूटेन बोल देंगे या LPG कह दो या पेट्रोल। डबल करके दो जोड़ना, डबल करके दो जोड़ना। इसमें भी डबल क्या दो जोड़ा? दैट इज C8H18, ये पेट्रोल है। CH4 वही मीथेन है। हाँ? CH4 मीथेन मीथेन है, CNG यही CNG है, दोनों मीथेन भी उपयोग होता है। यही है। इसका मीथेन भी नाम है, और ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नीचे से ही मिलता है। बाकी कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ाएंगे। ये इसका निक नेम है, ये इसका केमिकल नेम। और ये LPG है और ये पेट्रोल है। सर बट ये तो कंप्रेस्ड है ना मीथेन तो, लाइक अगर कंप्रेस्ड नहीं तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, गैस है। कंप्रेस्ड है तो वो कंप्रेस करके सिलेंडरों में भरी जाती है, उससे क्या वो कंप्रेस कर दो। गैस तो गैस ही है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है हाइड्रोकार्बन सोर्स ऑफ एनर्जी है सचिन की कार्बोहाइड्रेट। ये तुम्हें समझ आ गया? कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? इट इज, ये भी क्या है? मेड ऑफ, किसका बना है? CHO। CHO है तो C और HO का बना है। तो एक कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल क्या है? C6H12O6 और क्या है? C12H22O11 और क्या है? C6H10O5 टू द पावर n। ये सभी कार्बोहाइड्रेट है। देखो इनमें कुछ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ है? इसको ग्लूकोज कह देना। इसको क्या कहेंगे? वैसे अगर अंगूर से निकले सुखा के तो ग्लूकोज कहना, फ्रूट से निकले तो फ्रक्टोज, फार्मूला यही। फ्रूट से निकले तो फ्रक्टोज, और मान लो अंगूर से निकले चीनी तो वो ग्लूकोज। जो ग्लूकोन डी वो अंगूर से निकलता है। अच्छा ये क्या बोलो? सुक्रोज। अब ये नाम जरूरत पड़ेगी, हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव में आ रहे हैं तो ये सुक्रोज है। ये डाई शुगर, मोनो शुगर, डाई शुगर। पॉली शुगर भी होता होगा, ये सब जानते हैं, हार्वर्ड से पढ़ के आया। दैट इज डाई शुगर। अब ये इन्होंने इसको क्या कह दिया? इसको कह दिया स्टार्च। स्टार्च भी हो सकता है या फिर ग्लाइकोजन। हम लोगों में अगर ये एकत्रित है लीवर में तो क्या कहेंगे? ग्लाइकोजन। लीवर यहाँ स्टमक के बगल में, सही है। देखो उसमें भी बना भी हुआ है, बना है नहीं स्टमक के बगल लीवर, तो ये ग्लाइकोजन है। अभी इन्होंने क्या बताया? पॉली शुगर। बहुत सारे हैं क्योंकि इनकी वैल्यू 1000 है, उससे ऊपर है तो क्या हो गया? पॉली शुगर। ये जो मोनो शुगर ये फ्रूट्स में पाई जाएगी। ये किस में पाई जाएगी बोलो? फ्रूट्स में भी ग्लूकोज बना, इन्होंने सुखाया ही नहीं। सुखाएंगे, वाटर निकालेंगे, तभी तो इन्होंने कुछ नहीं किया। ये किस में पाई जाएगी? शुगर केन। और या फिर जो घर में चीनी है वही तो है। ये किस में पाई जाएगी? पोटैटो, राइस, रोटी, व्हीट, मेज, ये स्टेपल फूड है। बिना इसमें इन सब में से किसी एक को लो, समझ में आ गई बात? तो ये क्या है? दैट इज जिसमें तुमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाए। कार्बो एनर्जी के बगैर तुम कुछ कर सकते हो क्या? हमेशा कार्बोहाइड्रेट स्टेपल फूड है। मैं तुम्हारी थाली सजा दूं बिल्कुल राजस्थानी थाली, पनीर की सब्जी, उसकी सब्जी, और रोटी दूं ही नहीं और ना चावल दूं, तुम खाओगे किससे? स्टेपल फूड है। ये क्या है? इससे एनर्जी मिलती है। बाकी दाल से प्रोटीन मिल जाएगी। फिर तुमको मैं दही और भी कुछ दे दूं, मिल्क का तो फैट मिल जाएगा, सब चीज़ें दे दूंगा। और फिर विटामिन से उसमें सब्जियां दे दूं और मिनरल्स दे दूं। तो स्टेपल फूड भी सब चीज़ें चाहिए। रोटी चाहिए तो रोटी के साथ दाल ले लूँ,
तो जो रोटी दाल खाएगा उसको फिर दूसरी बीमारी होगी। इसीलिए कहा जाता है भाई विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी खाओ, तो हरी सब्जी भी खाओ, और फिर कहा जाता है 1 गिलास दूध भी पी लो, थोड़ा सा बॉडी हेल्दी भी होनी चाहिए। इंसुलेशन हो, फैट हमें इंसुलेशन देता है, इसके नीचे एडिपोज टिश्यू है, ऑयल, जो जितना मोटा आदमी है, जितना फैट है, उसको बर्फ में लिटा दो, मजे से लेटा रहेगा, और पतले आदमी को लिटाओ, हालत खराब हो जाती है। इंसुलेशन हमको कौन दे रहा? फैट, फैटी आदमी की किस्मत। सबसे पहले हमारी बॉडी में जब भूकंप में दबोगे तो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोजन है ये टूटेगा। 15 दिन तक क्या टूटेगा बोलो? कार्बोहाइड्रेट। 15 दिन तक हर आदमी जिंदा रहेगा। फिर उसके बाद जिसमें प्रोटीन, जिसकी बॉडी में ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोटीन होगा, फिर प्रोटीन टूटेगा, इससे भी एनर्जी मिल जाती है। और उसके बाद जिसमें फैट है, फैट भी हमको एनर्जी, वो डिग्रेड होता है। तो इसका मतलब है ये पहले टूटेगा, फिर इसके बाद प्रोटीन जितना बॉडी में है वो टूटेगा, और फिर फैट। जो मोटा आदमी है वो 40 दिन जिंदा रहता है, उसका फैट भी टूटेगा, और जब निकलेगा तो दुबला होकर निकलेगा। समझ में आ गई बात? अब आगे की बात समझो। मेरा कहने का मतलब है इसमें एनर्जी है कि इसमें एनर्जी है? दोनों में एनर्जी है। इसमें इतनी एनर्जी कि किसी ने पेट्रोल पी लिया और माचिस लगा ली तो धड़कने लगा। इसके ऑक्सीडेशन से भी इट इज सो एक्सेस ऑफ एनर्जी दैट वी कैन नॉट जनरेट इट, और या इसकी वजह से हम अपनी होम्योस्टेसिस नहीं बना के सकते हैं। हमारा 37 डिग्री टेम्परेचर है, तुम सोचो पेट्रोल से ही बहुत एनर्जी पा लेंगे या सीएनजी से, लेकिन उतनी एनर्जी संभालोगे कहाँ? इट गिव्स लॉट ऑफ एनर्जी, किलो कैलोरी में दे रहा है, वी कैन नॉट अफोर्ड। तो इसीलिए इससे ट्रक चलती, बस चलती, हम नहीं चल सकते। इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। हाइड्रोकार्बन से नहीं काम चला सकते। तुमको क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। सही है। इवन ये कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, और हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन है? 21% है, और 78% क्या है बोलो? नाइट्रोजन। 21% O2 है। तो हॉस्पिटल में एक मरीज लेटा हुआ था, उसमें 21% उसको ऑक्सीजन दी जा रही थी। मास्क लगाया जाता है कि नहीं? एक पेशेंट आया, उसने दया करके क्या करी, नाइट्रोजन कटा लिया, ऑक्सीजन से जोड़ दिया। समझाई? और बोला प्योर ऑक्सीजन नहीं है, हमारा मरीज है। इतनी तेजी से कंबशन हुआ कि उसकी पूरी बॉडी में ये सब हेयर जल गए, धुआं निकलने लगा। ऑक्सीजन देना भी ज़्यादा खतरनाक है। ये शुक्र है कि हमें लेस ऑक्सीजन मिल रही है। और जिस समय आप ये समझो 22% ऑक्सीजन थी, ज़्यादा पीछे की बात नहीं कर रहे, 200 साल पहले जब राणा प्रताप और अकबर हुआ करते, 1% ही ज़्यादा थी। उस समय इतनी ऑक्सीजन होने से वो ज़्यादा खाना खाते थे, फोटोसिंथेसिस होती थी, हर सेल को मिलता था। और वहीं मेहरानगढ़ में जोधाबाई का घाघरा रखा, उसमें हम जैसे 4 लोग अंदर आ जाए, इतना बड़ा घाघरा। अब तुम समझो। और उससे भी पहले चले जाओ, उससे पहले मैं बता रहा हूँ 23% की बात। तो 23% में मच्छर कितने बड़े थे, जिसको तुम कहते हो ना अनाकोंडा। उस समय की चींटियां देखो, ये तो उस समय का जो दबा हुआ, इतनी बड़ी हुई। अब हो गई असली चींटी का फॉसिल दिख रहा है? अब मिलेगी। तो जब चींटी इतनी बड़ी बड़ी है, अंदर तक कितनी मोटी भी है, समझ में है? ये नहीं है, देखो अंदर तक। उस हिसाब से उस हिसाब से अब थोड़े दिनों में ऑक्सीजन 20% होने वाली, तो सोचो कितने टाइनी हो जाएंगे। तो अब तुमको पता चल गया ना ऑक्सीजन कितनी देनी चाहिए, ये भी सोच के देनी चाहिए कि नहीं अपना मरीज है तो ज़्यादा दे दो। आगे सर किसी बोला नाम ग्लास लाए कुछ लिखा था, सखी लिखा हुआ। सच्ची है। साची का कोई। ठीक है, अब हमने कार्बोहाइड्रेट देख लिया। कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ CH&O and these are the primary source of energy. So such foods containing carbohydrates are known as staple food. रोटी चावल ये staple food. So these are, ये क्या है बताइए? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है तुमने
C6H12O6 पिया और तुमको ये सब मिल ही रहा है बाहर से, 6H2O ले लो तो क्या होगा बताइए, 6CO2 और प्लस 12H2O और प्लस एनर्जी मिल जाएगी 38 ATP। सही है। ग्लूकॉन डी पियो, पानी में डाल के पी लो, सांस तो मिल ही रही है। ग्लूकॉन डी किसमें मिला के पी लो, पानी डाल के। अब देखो, अब तुम चीनी लो C12H22O11, तो थोड़ा सा ज्यादा पानी लो, चीनी ले ली। पहले ग्लूकॉन डी लिया था, ग्लूकॉन डी ये जान में जान डाल दे पीते, ये तुरंत रिएक्शन कर जाएगी। तुमने अगर ग्लूकॉन डी पिया है एनर्जी ड्रिंक, तो तुमको इंतजार नहीं करना है, लेकिन इसे चीनी खाई है, आधे घंटे रुक जाना, अभी इसको टूटने दो ग्लूकॉन डी, फिर रिएक्शन देगा। ये नहीं चीनी खा के कभी ना दौड़ना, क्यों? क्योंकि अभी तो ये कंडेंस फॉर्म में था, डाई शुगर, अभी बताया इन्होंने कि नहीं अंकुर ने, डाई शुगर को मोनो शुगर तो बनने दो। इसमें कितना टाइम लगेगा, हाफ आवर, इसमें इंस्टेंटली है ना। दौड़ते हुए व्यक्ति को ग्लूकॉन डी पिलाया जाता है कि नहीं, जब रनिंग होती है। सर वो ऐसे क्यों होता है सेकंड वाले? इससे क्या होगा, C6H12O6 और प्लस C6H12O6, इसमें ये टाइम लग जाएगा, फिर इसके बाद फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। सर मतलब हम भाग लेंगे तो क्या होगा? पहले भाग लेंगे तो क्या होगा? एनर्जी क्राइसिस है, वो हम आगे देखेंगे अभी इन सब चीज़, लेकिन तुम समझ गए ना, ग्लूकॉन डी इंस्टेंट एनर्जी देता है, और ये बोलो आधे घंटे में देता है, और पोटैटो 4.5 घंटे, आलू खाना चावल खाना 4.5 घंटे आराम कर लेना, तब दौड़ना। क्या जी, अभी तो ये टूटा है, इसके टूटने से यही बना, तो काउंट कर लो। अब इससे फोटोसिंथेसिस होगी, अभी तो टूटने का काम हुआ, आधे घंटे टूटने में लगे, फिर यहाँ से इंस्टेंटली काम दो। टूट गया तो तुम्हारा खेल तुम्हारे हाथ में है। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? लेकिन मैंने आलू की बात की, उसका भी तो सोचो, C6H10 और क्या बोलो O5 है, तो इसमें NH2O दो। कई बार तुम लोग बोलते नहीं यार आलू खाई थी बड़ी प्यास लग रही, क्यों प्यास लग रही है? वो टूटेगा, उतना पानी एक्स्ट्रा चाहिए। क्यों आलू खाने में प्यास लग रही है? उसको तोड़ना है ना। उसने एन वाटर उड़ा दिया था, अब एन वाटर चाहिए कि नहीं उसको? फिर क्या होगा, अभी बताया था पीछे, उड़ जाते हैं, फिर क्या बन जाएगा ये C6H12O6, ये बन गया। अब फिर इसके बाद फोटोसिंथेसिस करो, इसमें 4.5 घंटे। समझ में आ गई पूरी बात? तो अब ये सारी चीज जो हमने तुम्हें बताई है, डाई शुगर, पॉली शुगर, ये हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज करने वाले हैं, इसको ध्यान में रखिए सारा। तो ये मोनो शुगर है या ग्लूकोज, ये डाई शुगर है, और ये पॉली शुगर या स्टार्च जो हम खाएंगे, ठीक है? ये सब टूटेगा, जब खाएंगे तो टूटेगा ही बॉडी में। अगली बात देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या बताया, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज स्टेपल फूड। कैसा फूड कहलाता है? स्टेपल फूड। अगला देखिए, नेक्स्ट इज प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट तुमने खाया है, रोटी खाई है, तो अंततः स्टार्च खाया होगा, रोटी में स्टार्च है, चावल में, इट विल ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। डाई शुगर में भी टूट सकती, क्या रोटी कैन इसमें टूट सकती है? कैन राइस ब्रेक इनटू डाई शुगर? चलो अब ये देखो, जो अंकुर आज हम लोग को बात बताइए उसे हम सबको बता दें। ये देखो, ये क्या है? दैट इज स्टार्च। स्टार्च भी ऐसा हो सकता है, ये टूटेगा। अगर ये 2 में टूटेगा तब इसे डाई शुगर कह देना। क्या कह दोगे? अगर ये 2 से ज्यादा 2 to 10 में टूटे तो ऑलिगो शुगर, ऑलिगो सैकराइड, ऑलिगो सैकराइड। और 1 में टूट जाए तो ग्लूकोज। देखो कई बार मोती की माला तोड़ी जाती, ऐसा नहीं होता अलग ही अलग हो जाए, धीरे धीरे टूटते टूटते टूटती है। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना था कि स्टार्च आपने खाया, तो स्टार्च खाने पे जो टंग है उसमें सेलिवरी अमाइलेज है, वो इसे तोड़ देगा। सलाइवा है ना, एंजाइम है, एंजाइम तो तोड़ता है ना इस चीजों को, डाइजेस्ट करता है। तो बोलो
स्टार्च खाएंगे तो टंग में क्या होगा? सलाइवरी। क्योंकि सलाइवा क्या है? ये जो आपकी टंग है ना, तो इस टंग में बहुत सारी ऐसी ग्लैंड्स हैं और उन सब में क्या भरा हुआ है? मटकों में सलाइवा भरा हुआ है। जब भी हम फूड पार्टिकल खाते हैं तो ये छोड़ जाते हैं। इवन सिर्फ हम अपने डॉग को रोटी दिखाते हैं जो टप 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 गिराता है। अब डिसिप्लिन में कुछ कर नहीं सकता, यहाँ तक भी लिया तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन सलाइवा तो ऐसी गिरती रहती है। हम लोग भी चाहते हैं जब कम थोड़ी थाली सब लगी रहती तो मुंह में पानी तो आ ही जाता है, तो सलाइवा है खाना देखते ही। ये तुम्हें समझ में आ गया? फूड पार्टिकल देखते ही इसमें क्या भरा हुआ है? सलाइवरी अमाइलेज। इतनी बात समझ आ गई? सलाइवरी है ना, तो स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज किसमें तोड़ेगा? तुमने खाई स्टार्च, रोटी खाई, रोटी तो स्टार्च है, तो बोलो जब खाओगे तो ये सलाइवा क्या करेगा? इसको तोड़ देगा और किसमें बना देगा? ग्लूकोज में भी बदल सकता है, डाई शुगर में भी बदल सकता है, जरूरी नहीं पूरा ही तोड़ दे। और कुछ लोग जो ज्यादा पढ़ना लिखना चाहते हैं तो सर ऑलिगो शुगर में भी टूट सकता है, और नहीं तो इतने में ही छूट जाए, तो तोड़ तो सकता है। और डाई शुगर, बोलो बात समझ आ गई? सचिन इतना समझ आया? अगली बात समझो, प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन चलिए, इट कंटेन्स CHON, चार चीजें करता है, सही है। और ये क्या है? इट गिव्स अस स्ट्रक्चर। अब आपको मालूम है सेल की प्लाज्मा फैट और प्रोटीन से बनी होती है, मैं ही तो पढ़ा होगा। तो हमें ये क्या देता है? बोलो, स्ट्रक्चर देगा कि नहीं? पहले बता चुके हैं। इतना दीदी तुम समझी हो ना, पीछे बताया था कि जिसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। तो इट गिव्स अस क्या देगा? स्ट्रक्चर। और क्या देगा? डायरेक्शनल ग्रोथ एंड कैरी आउट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो भी रिएक्शंस होती है सब प्रोटीन कराता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। हाँ बोलो। एंजाइमल हमारी बॉडी के अंदर होती है, तो वो किस बैक्टीरिया करते हैं, तो वही पार्टिकल होती है। वो भी करेगा सब, बहुत सारी चीजें हैं। बायोकेमिकल का काम। बायोकेमिकल का हमारी बॉडी में जो ये सब तोड़ना फोड़ना, किल बैक्टीरिया सीएल ही कर देता है, वो कोई ऑर्गेनिक है ही नहीं। इतनी बात समझ आ गई? मेरे कहने का मतलब है जो प्रोटीन है, इट इज, ये क्या है बताइए? सो प्रोटीन इज मेड बाय कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। जैसे तुमने देखा था ग्लूकोज में से वाटर हटा तो कंडेंसेशन हुआ, संघनित हो गया। प्रोटीन में क्या होगा? अभी आपको बताया, इट इज लॉन्ग चेन। किसकी लॉन्ग चेन है? ऑफ अमीनो एसिड, ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अगर प्रोटीन इसमें, इसे मैं क्या कह रहा हूं बोलो? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। इन दोनों को सचिन हम क्या कहेंगे? ये तो बहुत टैलेंटेड है। हम देखो उतनी दूर से बता दिया, और मैंने कल ही बताया था, लेकिन ये पकड़ अच्छा लेते हैं, बहुत अच्छा बताया। हाई पेप्टाइड तुमने बता दिया, वो इन्हें याद रहा कि पेप्टाइड बॉन्ड नहीं। देखो मैंने इसको चुका, और बच्चे कितने कभी कभी ऐसे आते हैं टैलेंटेड, और भी इनसे पूछ रहे हैं। मान लो अगर ये तो 2 का तुमने बताया, एक को अमीनो एसिड तुमने बता दिया, और अगर 2 से 10 तक हो तो तुमने क्या बताया था? हाँ बोलो। सभी बता लेंगे, वो तुम लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। इट इज फॉर शेक ऑफ यू कि यू विट शुड गेट फेम। बहुत बड़ी बात है, इस चीज को ही एटिकेट कहते हैं। तो इन्होंने जैसा बताया सचिन ने कि 2 से 10 तक हैं, तो पॉलीपेप्टाइड 1 है तो अमीनो एसिड, एक माला को अमीनो एसिड कहते हैं। यानी प्रोटीन टूटेगा तो क्या होगा? इसे इन्होंने क्या बताया सचिन ने? पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन इज नथिंग बट इट इज
ए लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड तुम्हें चाहिए तो तुम बस ये समझ लो, सी के 4 बॉन्ड होते हैं। ये तुमको मालूम है कि सी के टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, तो 4 चीजों से जुड़ सकता है। एक तरफ ये CH3 से जुड़ा है, एक तरफ H से जुड़ा है, एक तरफ COOH और एक तरफ NH2। क्या तुम्हें ये लगता है कि ये इन्हीं सब चीजों से मिलकर बना CHNO कि इसके अलावा भी कुछ है? तो इसमें बस नाइट्रोजीनियस बेस। इसीलिए जब प्रोटीन हमारी हेल्थ के लिए जरूरी ना, ये तुम्हें सबको मालूम है। तुम सब लोग ग्रो कर रहे हो, तुमको मम्मी अलग से एक कटोरी दाल देती होंगी, लेकिन क्या वो तुम्हारे दादाजी को एक कटोरी एक्स्ट्रा दाल देती हैं? नहीं देती। क्यों नहीं देती? इसका कभी रीजन समझा? इसलिए नहीं देती क्योंकि जब हम लोग की जेरेंटल एज हो जाती है, हम लोगों को ग्रोथ नहीं चाहिए। ज्यादा दाल पीने पे वही नाइट्रोजन से यूरिया बनेगा, यूरिन। हमारी किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो ज्यादा एज में ज्यादा दाल पीने का मतलब है आपके किडनी पे लोड, वहां पर रोटी और दूसरी चीज चाहिए। आपको ज्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए क्योंकि आपको ग्रोथ नहीं, वो डिग्रेड करना पड़ेगा। सो इट क्रिएट्स मोर नाइट्रोजीनियस वेस्ट। बोलो बात समझ आ गई? और बच्चों को तो अलग से भी प्रोटीन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला, ये क्या चीज है बोलो सचिन? बोलो। जैसा कि सचिन ने बताया, ये एमिनो है और ये एसिड, तो इससे इसका क्या नाम हो गया? ये एमिनो एसिड। हमारी बॉडी में ये चीज यहाँ बदलती जाएगी, कभी CH3 होगा, कभी CH2OH होगा। हमारी बॉडी में 20 तरीके के एमिनो एसिड हैं। तुमको मालूम है कि कितने टोटल अल्फाबेट्स होते हैं? 26। उनको इधर उधर अरेंज करके तुम ऑक्सफोर्ड की इतनी मोटी डिक्शनरी बना सकती हो। ऐसे 20 अमीनो एसिड्स को इधर उधर करके नई नई माला बना सकती हो, और इस तरह से हमारी बॉडी में 2000 तरीके के फंक्शनल प्रोटीन मौजूद हैं। बात समझ आ गई? तो टोटल हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर देयर? टोटल पूरे यूनिवर्स में 20 टाइप्स थे। सही? तो those amino acids when get condensed then they form कंडेंस्ड एमिनो एसिड। ये बहुत जानते हैं हर चीज, देखो इन्हीं से होकर गुजर रही है हर सच्चाई। इन्होंने कहा when amino acid get condensed it form। अच्छा, ये तुम्हें मालूम है कि स्टार्च कहाँ कहाँ तोड़ा जाता है? जैसे यहाँ ले लिया। इसके अलावा हमारे स्टमक के ठीक पीछे, ये देखो स्टमक में मालूम है कैसा होता होगा? ऐसा टाइप होता होगा। ये स्टमक है, स्टमक है, यहाँ पे स्टमक होगा, खाना जाएगा स्टमक में, जे शेप है कि नहीं? इस स्टमक के ठीक पीछे पैंक्रियास है। ये जो पत्ती सी दिख रही है येलो, इसको क्या कहते हैं? इसमें भी एमाइलेज है, और उस एमाइलेज को कहते हैं पैंक्रियाटिक एमाइलेज। सलाइवा में है, फिर भी कहीं कुछ छूट जाए, डाई शुगर मान लो नहीं टूटा, वहां जाएगा स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्टमक के बाद कहाँ जाएगा? ये देखो, ये स्टमक है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में जा रहा है, वहीं पे ही अपना छोड़ देगा पैंक्रियाटिक एमाइलेज। तो 2 तरीके के एमाइलेज, एक सलाइवा में है तो सलाइवरी एमाइलेज, और पैंक्रियास का क्या मतलब है? दैट इज ये यहीं पर है अलग सिस्टम, ठीक है? इसी को अग्नाशय भी कहते हैं। यही चीजों को डाइजेस्ट करना है। मेन डाइजेशन कौन करता है? यही करता है। कई लोग, बूढ़े लोगों को तुमने देखा होगा, ऐसे ऐसे सहलाते रहते हैं, इसी से इंसुलिन भी निकलता है, शुगर को तोड़ता है। तो कहते हैं अरे इसको डायबिटीज है, तो ऐसे कर रहा है। पैंक्रियास से क्या होता है? बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। क्या आप मुझे 2 चीज बता सकते हैं जो इससे निकलती हो सचिन? बस सिर्फ ये देखने के लिए कि यू आर ए गुड लिसनर, हमारे कोई और इंटेंशन नहीं है, बस ये देखने के लिए कि टू टेस्ट योर टैलेंट, अदरवाइज ऐसा कोई रॉन्ग इंटेंशन। हाँ बोलो। और एक और बताओ। यही सचिन भी बोलने वाले। आपने देखा ये चारों चीज जो इन्होंने बताई, कौन कौन सी बताई? एक इन्होंने बता दी, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज का काम क्या है बोलो? स्टार्च को बोलोगे तो सीखोगे, तुम शाही रहोगे, संकोच नहीं करना है। इतनी बढ़िया ब्लैक डैशिंग टी शर्ट पहन के बोलो कुछ, ये फेम दिला देगी तुमको, बड़ी बात है। तो पैंक्रियास से क्या निकला बोलो? पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज का काम क्या है?
स्टार्च को किसमें तोड़ना? तो सलाइवरी अमाइलेज दूसरा क्या है? देखो यहाँ क्या लिखोगे? पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ये भी यही काम करेगा। और ये कहाँ पर होता है बोलो? पैंक्रियास, अग्नाशय में होता है, और ये भी इसी चीज में तोड़ देगा। बोलो बात समझ आ गई? सही है। अब हम आगे की बात बताते हैं। बताइए लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड को स्नेहा बिश्नोई क्या कहते हैं? बोलो। हाँ, ये चीज है, ये हम लोग कई दिन से पढ़ रहे हैं, बट ये बहुत शाई है तेज बहुत, लेकिन शाई कितनी है ये हम। लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड को क्या कहते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन ना। लॉन्ग चेन ऑफ, यहीं पर सीखना है। तुम क्या सोचते हो घर में तुम्हारी मम्मी सिखा देंगी, पापा सिखा देंगे? कोई नहीं सिखाना, यहीं पे सीखना। एमिनो एसिड की लंबी कड़ी को क्या कहेंगे? लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज को आशीष क्या कहेंगे? बोलो सचिन, इंद्रजीत, ग्लूकोज की लंबी चेन है तो क्या कहलाएंगे? हाँ, स्टार्च। तुम बहुत सीख रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ये बेसिक चीज़ है। अभी वही उसी पे तो पूरा 2 बार बोर्ड भर दिया। तो ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं? स्टार्च। एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? यही सीखना। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं तो रटने बैठो, रटो उसको और गलत भी करवाओ, समझ में आ जाएगा तो आसान हो जाएगा। एमिनो एसिड लिखा है कि नहीं? एमिनो एसिड मिल गए तो क्या बना है बोलो? प्रोटीन। प्रोटीन। लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड फॉर्म्स प्रोटीन। थोड़ा थोड़ा टूटे, 2 टूट जाए तो डाई पेप्टाइड, और 2 से 10 तक टूट जाए तो दैट इज पॉलीपेप्टाइड। इसे ऑलिगोपेप्टाइड भी कहते हैं। अब मल्टी है तो पॉलीपेप्टाइड। वास्तव में प्रोटीन खुद ही एक पॉलीपेप्टाइड है। समझ आ गई कि नहीं? लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड इज कॉल्ड, ऑलिगो का मतलब मैनी, ये वर्ड समझ लो। तो हम यहाँ पे मैनी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इसे अमेंड करो। अभी हमने ध्यान नहीं दिया था, इसे ऑलिगो लिखना चाहिए। और प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है? पॉलीपेप्टाइड, इसी का दूसरा नाम। 100 से ऊपर हो जाए तो फंक्शनल। अब एक और चीज आपसे पूछना चाहते हैं, 2 चीज पूछेंगे। लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज क्या कहते हैं सचिन? लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड क्या कहते हैं? अगर स्टार्च टूटता है तो उसे कौन से 2 एंजाइम ग्लूकोज में बदलते हैं? बताया करो, तेज कर देंगे तो बताते जाओ बस। हाँ बोलो। एंजाइम मत बोलो, अमाइलेज बोलो ना। अभी लिखा है कि नहीं? स्टार्च को कौन 2 लोग इसमें बदलेंगे? सही है? चलो क्या? पैंक्रियाटिक है ना, पैंक्रियास से निकलेगा, इंटेस्टाइन में चला जाएगा। इंटेस्टाइन में कुछ नहीं, वहाँ ये सब काम होंगे, रिलीज ये करते हैं। ग्लैंड ये है, जहाँ से रिलीज होते हैं वो ग्लैंड होती है। लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड इज कॉल्ड। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो प्रोटीन को भी कोई तोड़ेगा। प्रोटीन को कौन तोड़ता है? पलक। प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन इनटू एमिनो एसिड, कौन तोड़ेगा? अदिति आप बताओ। 2, हाँ बोलो। अब देख लें, थोड़ा सा देखें फिर आपसे पूछें। मेरा कहने का मतलब है हमारी बॉडी में 2 ही ग्लैंड हैं, बड़ी बड़ी। कौन कौन सी हैं? ये देखो, एक तो स्टमक खुद ही एक ग्लैंड है बहुत बड़ी। स्टमक में खाना जाता है, ये जे शेप की, कैसी है? जी। और फिर इसके बाद ये किस में चला जाएगा? इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और ये इंटेस्टाइन ऐसी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। स्टमक में भी एक ग्लैंड है, ये मोटी सी, स्टमक खुद ही एक बहुत बड़ी वो है। तो इसमें से जूस निकलते हैं। कौन कौन से जूस निकलते हैं बोलो? एक होता है पेप्सिन, और फिर इसके पीछे तुम्हें मालूम है, स्टमक के पीछे एक ऐसे पैंक्रियास है। अभी तुमको येलो कलर में दिखाया था, ऐसे था कि नहीं पीछे? इसके जूसेज यहाँ मिलेंगे जाके इसमें। इस चीज को क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन। छोटियां क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये बात समझ आई? फिर से देखो आशीष,
स्टमक भी एक ग्लैंड है क्योंकि उसमें ग्लैंड्स हैं ऐसे कुल्लर टाइप। पेप्सिन होता है इसमें, और भी चीज़ें होंगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और म्यूकस होगा, वो हमें उन सबसे ज़्यादा लेना देना नहीं है, अभी हमें इससे लेना है। इसमें क्या होता है बोलो? पेप्सिन। क्या होता है? और बोलो इसमें दो चीज होती है, अभी तुमने एक चीज पढ़ ली थी, वो क्या थी? पैंक्रियाटिक अमाइलेज। और इसका दूसरा, इसमें एक और चीज होती है ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन, इसकी स्पेलिंग देख लेना, ट्रिप्सिन देख लो, वैसे ही कर देंगे। पेप्सिन और ट्रिप्सिन, सही है? देख लो, कहने का मतलब है पलक कि जो प्रोटीन है, जब तुमने खाया, दाल खा ली, तो जब तुम्हारे स्टमक में गया तो इसने क्या छोड़ा बोलो? पेप्सिन। कहाँ छोड़ा गया बोलो? स्टमक में। और इसको श्रेया किस पेप्सिन ने क्या कर दिया प्रोटीन को? किसमें बदला भाई, ये भी तो बताओ। छोटी छोटी मोतियों का नाम ही बताओ। सही है, एमिनो एसिड में भी बदल सकता है, या अंकुर राज ने कहा कि डाइपेप्टाइड में भी बदल सकता है। इनकी बात माननी पड़ेगी। दैट इज, इन्होंने कहा कभी कभी ऑलिगोपेप्टाइड भी बन जाएगा, क्योंकि जो दूसरे रिफ्रेशर्स हैं उसमें ऑलिगोपेप्टाइड का भी नाम दिया है। तो किसमें बदल जाएगा? ऑलिगोपेप्टाइड यानी मैनी। ऑलिगो का क्या मतलब होता है? मैनी। तो जिसमें 2 से 10 तक हो उसे मैनी कहेंगे। डाइपेप्टाइड में भी बदल सकता है। और किसमें बदल सकता है? एमिनो एसिड में भी टूट सकता है।